सुबह बखैर नाजरीन, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्बेवादा आपके सामने सुबह 8:36 पर हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की नशरियात में बात जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे, जहां पर शुमाल और जनूब के अंदर इंतहाई अहम तरीन खबरें सामने आ रही है, उस पर हमारी गहरी नज़र रहेगी। फिर इंतखाबी दंगल किस तरीके का सज रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा है जम्मू है, उस हवाले से क्या कुछ तैयारियां उस पर भी बात करेंगे और मजीद कुछ अहम बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 से 12 मिनट आपके साथ हम बिताएं, आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करें और आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक भी पहुँचाएँ, इस उम्मीद के साथ कि न सिर्फ टीवी पर आप हमें देखेंगे बल्कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर तजिया, तबसरा, खबर आपको हमेशा देखने को मिलती है। और ये वो ज़राया है जहां से आपके और हमारे राब्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि इनबॉक्स में आकर, मेल में आकर जब आप हमारे साथ अपना तजिया, अपना तबसरा करते हैं और हमारे प्रोग्रामों के बारे में तनकीद करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। और इस प्यार मोहब्बत को आप बरकरार रखिएगा। फिलहाल प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर आते हैं और सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री की किताब को खंगाला है आसिफ रशीद ने। चंद अहम तरीन वाक़ात इनकी नज़र से गुजर चुके हैं, उनमें कौन से ऐसे वाक़ात आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। फटाफट से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर आएंगे आसिफ रशीद आपके सामने और उसके बाद बड़ी खबरों से आगाज़ करते हैं आज सलाम जेके का। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उन तमाम लोगों का जो मुख्तलिफ इलाकों से हमें ज्वाइन करते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आप सब जानते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट से हमें गुजरना होता है। इस प्रोग्राम में न सिर्फ हिस्ट्री ऑफ द डे बल्कि छोटे छोटे सेगमेंट से होते हुए उन तमाम हिस्सों की तरफ, उन तमाम खबरों की तरफ जाते हैं जो आज के प्रोग्राम में सर फहरिस्त रहते हैं। तो शुरुआत आज के दिन के साथ करेंगे और सबसे पहले आज के दिन की बात 1833 में विलियम वेंटेक हिंदुस्तान में पहले गवर्नर जनरल आज ही के दिन बनकर आए। 1833 सितंबर की 14 तारीख थी। 1901 में अमेरिकी सदर विलियम मैकेंजी का अमेरिका में गोली मारकर कत्ल किया गया। आज उनकी बरसी है और 124वीं बरसी के मौके पर आज हुकूमती सतह पर छुट्टी का ऐलान भी किया जाता है। साल 1960 में आज ही के दिन मदनी तेल की मसनूआत करने वाले ममालिक ने आज मिसल क्राउ पे कायम किया। 1914 में ऑस्ट्रियन रॉयल नेवी का पहला आबदो समुद्र में तबाह हुआ। इसकी बाक़ियात कभी ना आज तक मिल सकी। साल 1974 में दिन आज का सितंबर की 14 तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान ने मवासलाती निज़ाम की बहाली और वीज़ों के अजरा के मुआहदा इस्लामाबाद पर दस्तखत किए। दोनों मालिक ने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें की। साल 1960 तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक आज ही के दिन कायम हुई और दुनिया भर के अंदर तेल फरोख्त करने का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। 1948 में ख्वाजा नाजिमुद्दीन को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल आज के दिन मुकर्रर किया गया। सितंबर की 14 तारीख थी साल 1948। 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने आज ही के दिन विंडोज MV लॉन्च किया। सितंबर की 14 तारीख को आज के दिन ये पेशरफ्त हुई। 1917 में रूस सरकारी तौर पर एक जमहूरी मुल्क आज ही के दिन बना। 1959 में सोवियत यूनियन का खलाई जहाज लूना 2 चांद की सतह पर उतरने वाला पहला जहाज बना। जो चंद्रयान भी भारत की तरफ से साल 2022-23 में जो पेशरफ्त हुई और पिछले साल आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 जब चांद पर उतरा तो उससे पहले चीन और सोवियत यूनियन या जो इस वक्त रूस कहलाता है उसकी जानिब से कामयाबी हासिल की गई है। लूना 2 चांद की सतह पर उतर चुका है। और 1868 में आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी और जानंद का इंतकाल आज के दिन हुआ। इस तरीके से जो आर्य समाज के बानी थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके गुरु स्वामी वर्जानंद के इंतकाल पर आज बिलखुसूस उनके चाहने वाले, उनके तमाम फॉलोअर्स मुल्क भर के अंदर या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तकारीब का भी एहतमाम करते हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें, अहम तरीन वाक़यात आपके सामने। अब प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। स्पेशल सेगमेंट के बाद खबरों की तरफ चलेंगे। अपने नुमाइंदों के पास मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन करें। इससे पहले सियासी मामलात पर हम गुफ्तगू शनीद करें। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बैक टू बैक तलाशी कार्रवाइयाँ, एनकाउंटर्स और मुतअद्दिद इलाकों में कुछ गिरफ्तारियों की भी इतलात पिछले 48 घंटों में मौसूल हुई, लेकिन साथ साथ ऑपरेशंस अलग अलग जगहों पर इस वक्त भी जारी हैं।
चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं नॉर्थ कश्मीर के तापर इलाके से खबर, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज ने वसी इलाके का मुहासरा किया था, क्योंकि इत्तला ये थी कि तापर के इस इलाके के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, मुसल्ले अफराद छुपे बैठे हैं। शुमाली कश्मीर बारामूला से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि तापर पटन में मुसल्ले तसादुम जारी है। दोनों तरफ दो से तीन मिलिटेंटों की मौजूदगी का शुबा है और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग का तबादला सुबह से लगातार जारी है। लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं कि ये इस वक्त की अहम और बड़ी खबर तापर पटन से है, जहां पर खुद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तहरीर किया कि अब ये तलाशी कार्रवाई एनकाउंटर में तब्दील हुई है। तापर क्रीरी पटन बारामूला का इलाका, जहां पर इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया और जब उस मुश्तबह जगह तक पहुंचे जहां पर मिलिटेंटों ने पनाह ली थी, तो उसके फौरन बाद वहां पर गोलियों का तबादला हुआ है। रात देर गए पहले गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद इजाफी कुंभक को इस पूरे इलाके के अंदर रवाना कर दिया है और सुबह से लेकर अभी तक वक्फे से इस पूरे इलाके के अंदर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें चंद लम्हात पहले की हैं, यानी कुछ वक्फा पहले की है, क्योंकि बराह रास्त हम वहां से तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन रात देर गए से सुबह तक तापर का ये पूरा इलाका सिक्योरिटी कार्डन में है और यहाँ पर मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है और मुश्तबह मिलिटेंट जिनके बारे में इतला थी कि 2 या 3 मिलिटेंट हैं, वो वक्फे से सिक्योरिटी एजेंसीज पर गोली भी चला रहे हैं, जिसका माकूल जवाब सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से दिया जा रहा है। अवलीन कोशिश ये है कि आसपास के इलाकों के अंदर जो सिविलियन आबादी है उन्हें किसी भी तरीके से गजब ना पहुंचे, वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो, इसलिए उनके रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन सबसे टॉप प्रायोरिटी पर आ और उसके बाद ये पूरा वसी इलाका कॉर्डन में है, जहां पर अभी भी वक्फे से गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। चलिए सीधे अपने नॉर्थ कश्मीर, शुमाली कश्मीर के नुमाइंदे, राही कश्मीर के नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। राही, तस्वीरें चंद लम्हात पहले की हैं जहां पर गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल रहा है, तो क्या हम ये माने कि अब सिक्योरिटी एजेंसियां उस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां पर ये मुसल्ले अफराद, ये मुश्तबह अफराद छुपे बैठे थे और अब आखिरी असॉल्ट है, आखिरी तैयारी है ऑपरेशन की? देखिए गवर, अगर हम इस नॉर्थ कश्मीर तापर पटन इलाके की बात करें, कल देर गए तकरीबन 11 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट है और उसके फौरन बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया और वहां पे तकरीबन 11:30 बजे फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान मुठभेड़ जारी हुई और तब से लेकर तकरीबन रात 3 बजे तक फायरिंग का तबादला जारी था। उसके बाद 3 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे से लेकर तकरीबन रुक गई थी, मगर तब से लेकर अभी तक फायरिंग का सिलसिला अभी जारी है। अब यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि शायद एक मिलिटेंट, अभी इस पे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, एक मिलिटेंट को यहाँ पे मार दिया गया है, मगर अभी भी फायरिंग जारी है और ये बताया जाता है कि तकरीबन 2 या 3 मिलिटेंट अंदर इस बिल्डिंग में है, जो कि इससे पहले ये एक स्कूल इस बिल्डिंग में चल रहा था, मगर फिर उसके बाद ये बंद किया गया था, यानी कि ये बिल्डिंग अब ऐसी ही वहां पे थी, ये इसको किसी यूज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ये बिल्डिंग बागों में है, यानी कि जो मेवा सन्नत के यहाँ पे जो लोग उससे जुड़े हैं उनके तमाम बागात इसी एरिया में है और इसी बाग में ये बिल्डिंग बनी थी, जिसमें ये बताया जाता है 2 से लेकर 3 मिलिटेंट थे। अभी भी इस वक्त भी फायरिंग जारी है और मैं पूरे इलाके की अगर बात करूं, पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में लिया गया है। मैं कैमरा पर्सन से थोड़ा बहुत कहूंगा कि वो आप इस इलाके को दिखाए, ये बागाती इलाका है, पूरे चारों तरफ आपको यहाँ पे सेब के बागात दिखेंगे और इसी बागात में ये बिल्डिंग बनाई गई थी और इस बिल्डिंग में तकरीबन कुछ देर तक ये बिल्डिंग स्कूल के यूज के लिए की गई थी। फिर उसके बाद निसार बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये है पर पटन का इलाका और ये बागात का इलाका है, तो ये साफ कीजिएगा कि रेजिडेंशियल एरिया के बाहर ऑपरेशन शुरू हुआ और ये क्या इसी जिस जगह का आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक स्कूल था, आप वहां पर मिलिटेंट थे, क्या रात भर मिलिटेंट वहीं पर रुके थे जिसके बाद अब सुबह ये फाइनल ऑपरेशन शुरू किया गया यहाँ पर, या
इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज की थी? तो उन्होंने कोई लोकेशन चेंज नहीं की है, बल्कि ये वही स्पॉट था, उसी बिल्डिंग में ये बैठे थे और रात तकरीबन 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फिर फायरिंग का सिलसिला थम गया था। और उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर से सर्च ऑपरेशन स्टार्ट की तो उसके बाद फायरिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया और अभी भी यहाँ पे फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए ये पता चले कि वो क्या स्कूल के बिल्डिंग के अंदर अभी है या वो स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकले हैं, क्योंकि मैंने पहले ये कहा कि ये यहाँ पे बागात इलाका है और चारों तरफ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे चारों तरफ लगी है, पूरे इलाके को मैसरे में लिया गया है और मजीद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को तलब किया गया है ताकि जल्द अज जल्द इस एनकाउंटर को यहाँ पे खत्म किया जाए। राही, ये कोई कमर्शियल बिल्डिंग थी, कोई स्कूल बिल्डिंग सरकारी है, क्या है जहां पर काम नहीं शुरू हो सका? और इस बात से अंदाजा लगाया जाए कि मिलिटेंट अभी फायर ओपन कर रहे हैं तो दैट मींस स्पॉट के करीब बिल्कुल मौके पर फोर्सेस नहीं पहुंच सकी है जहां पर एग्जैक्टली मिलिटेंटों की लोकेशन हो सकती है या है? देखिए आसिफ, जो ये बिल्डिंग है ये प्राइवेट स्कूल इसमें एक चल रहा था, उसके बाद इस प्राइवेट स्कूल को बंद किया गया है और उस प्राइवेट स्कूल की जो बिल्डिंग है वो अभी बिल्डिंग वहां पे कुछ यूज में नहीं थी, ये बिल्डिंग ऐसी ही थी क्योंकि स्कूल को वहां पे बंद किया गया था। और जो लोकेशन अभी बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए वो लोकेशन वही है उसी बिल्डिंग के बीच में, यानी कि ये मिलिटेंट उस बिल्डिंग में थे। उसके बाद अभी ये पता चला जा रहा है क्योंकि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्या ये बाहर निकले हैं और अभी जो कुछ सोर्सेस से हमें ये भी इत्तला मिली है कि वहां पे एक मिलिटेंट को मार दिया गया है, मगर अभी गोलियों का सिलसिला जारी है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2 या 3 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने पटन टापर की, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई जो राही बता रहे थे रात देर गए शुरू की गई, बल्कि अलग फायरिंग का जो सिलसिला है वो मजीद तेज हुआ। अभी भी इस वक्त इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है और मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक होना बाकी है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर, लेकिन इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। फिलहाल इस ऑपरेशन पर आगे चलकर मजीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। दूसरे ऑपरेशन पर चलते हैं, खिता चिनाब के अंदर भी, जहां पर फौज को नुकसान उठाना पड़ा है और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रू किश्तवाड़ के इलाके के अंदर फौज पर घात लगाकर हमला किया गया और जीओसी समेत 2 फौजी एहलकारों की मौत की तस्दीक कर दी गई है। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। एक जेसीओ समेत 2 फौजी एहलकार, जिनमें से एक हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का और दूसरे फौजी एहलकार का ताल्लुक अभी तक की इतलात के मुताबिक सुंदरबनी राजौरी से है। तो 2 फौजी जवान जाबाहक हो गए हैं, 2 दीगर जख्मी हैं। इलाके के अंदर इस वक्त भी तलाशी कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन इतलात यह है कि मुसद्दिक का इतलात थी जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन एक जंगली इलाके के अंदर छात्रू का टॉप एरिया, जिसकी एक तरफ जो हिस्सा है वो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के साथ मिलता है, दूसरा रास्ता जो किश्तवाड़ की तरफ रास्ते ओपन करता है, उस इलाके में जंगलात का सहारा लेकर शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी पार्टी पर हमला होता है और यहां तक कि लाश की बेहुरमती का भी एक फौजी जवान की इतलात इस तरह की है जिस पर कंफर्मेशन अभी होना बाकी है, लेकिन 2 फौजी एहलकारों की मौत की तस्दीक खुद फौज की जानिब से कर दी गई है। अच्छा, ये बात काबिल जिक्र है कि आज डोडा किश्तवाड़ पूरा इलाका जो है ऑन हाई अलर्ट पर है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा है और दौरे से कबल रात देर गए का ये इनकाउंटर है जिसमें अभी तक 2 फौजी जवानों के मारे जाने की तस्दीक खुद फौज की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया गया है। 2 जवान जिनमें जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल हैं, वो कल इस झड़प के दौरान पहले जख्मी हुए और बाद में जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठे हैं। नायब सूबेदार विपिन कुमार, जिनका इस एरिया के अंदर ड्यूटी पर थे, और सिपाही अरविंद सिंह, ये दोनों वो जवान हैं जो पहले जख्मी हुए जिसके बाद इन्होंने दम तोड़ा है और उसके फौरन बाद मुसद्दिक शफी और सिपाही साहिल ठाकुर ये भी जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए आर्मी अस्पताल लाया गया है। जनरल ऑफिसर कमांड जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने तमाम रैंकों की तरफ से इस अजीम कुर्बानी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है और पसमानदा खान के साथ इजहार ताज़ियत भी किया है। लगातार कल 3:30 बजे दिन में ये खबर सामने आई थी कि ज़बरदस्त
गोलीबारी हुई है, जिसके नतीजे में 4 जवानों के जख्मी होने की इतला आई है। अब इतलात ये है कि 4 में से 2 जवान जो है वो दाया जल को लबैक कह गए हैं, जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे हैं। ताहम सर्च ऑपरेशन आज भी इस बड़े इलाके के अंदर और हसास इलाके के अंदर जारी है, क्योंकि वजीर आजम साहब का दौरा मुतवक्का है और दौरे से कबल रजौरी, डोडा और किश्तवाड़, ये दोनों इलाके ऐसे हैं जो सुपर हाई अलर्ट पर रखे गए थे। लेकिन उसी बीच इतला मिलने के बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो अभी तक सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ताहम इस ऑपरेशन के दौरान 2 आर्मी के जवान के जान बहक होने की तस्दीक रात देर गए खुद सेना की तरफ से, आर्मी की तरफ से की गई है। लेकिन ये साफ कर दिया गया है पिंगनाड़ और आसपास का इलाका जो है, किश्तवाड़ डोडा के आसपास के इलाके जो है, वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अजय शान के पास चले गए हमारे नुमाइंदे इस वक्त किश्तवाड़ से हमारे साथ है। अजय, मजीद क्या तफसीलात हैं? ऑपरेशन इस वक्त दूसरे दिन में दाखिल हो गया है, नुकसान भी काफी हुआ है, लेटेस्ट अपडेट से जरा आगाह कीजिएगा। क्यों? चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब किश्तवाड़ की। जरा बात अब आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल के बाद, जरा बात सलामती सूरत हाल की आपके सामने रखते हैं। और आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि सेहत स्कीम दम तोड़ रही है, यानी वो हेल्थ कार्ड जो जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया गया था उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों ने और डायलिसिस सेंटरों ने उस कार्ड को मानने से इनकार किया था, क्योंकि इफ्को टोक्यो नामी कंपनी और इंतज़ामिया के बीच तालमेल नहीं हुआ था। हुकूमती इदारों और इफ्को टोक्यो के नाम अदालत उज़्मा का एक ऑर्डर भी था, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल बेहतर नहीं हुए। लेकिन अब एक अच्छी और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, और इत्तला यह है कि सेहत कार्ड एक बार फिर आज से एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास PMAGY सेहत कार्ड है तो उसका बाज़ाब्ता तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे। और ये रात देर गई कि एक अच्छी और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जहां पर प्राइवेट अस्पतालों और सरकार के बीच एक बार फिर मुज़ाकरात हुए हैं, और वो रात देर गए के मुज़ाकरात कामयाबी के साथ हमकिनार हुए हैं। सेहत कार्ड सर्विसेज को प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, जिसे आप गोल्डन कार्ड कहते हैं, वो कार्ड आज से दोबारा चालू किए जाएंगे, आज से दोबारा काबिले इस्तेमाल होंगे, क्योंकि जो वाजिबुल अदा प्राइवेट अस्पतालों का था उसे बहुत जल्द दिया जाएगा। ये सेक्रेटरी हेल्थ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कल एक बार फिर एश्योर किया गया है। याद रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी इफ्को टोक्यो ने खुद को इस पूरे मामले से अलग करने की बात रखी, अगरचे अदालत ने फैसला भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। लेकिन कल रात देर गए जो बड़ी खबर है, सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह और प्राइवेट अस्पताल इंतजामिया डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच में कल मुज़ाकरात हुए हैं, और उस मुज़ाकरात के बीच जो एश्योरेंस सरकार की तरफ से दी गई है, उसके बाद बड़ी खबर यह कि आज से हेल्थ कार्ड, गोल्डन कार्ड जो है काबिल इस्तेमाल होगा, और तमाम अस्पताल और डायलिसिस सेंटरों के अंदर इसका इतलाक आज से दोबारा हो जाएगा। एक बड़ी और अहम पेशरफ, उस खबर का असर जो लगातार हम आपके सामने रख रहे थे। इमरान नाइकू के पास सीधे श्रीनगर चलेंगे, जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इमरान, जरा अपडेट करें, ये बताएं हमें कि सेहत कार्ड की सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी, लेकिन मामला अब हल होता हुआ नजर आ रहा है, और खबर यह है कि आज से एक बार फिर ये कार्ड काबिल इस्तेमाल होंगे, और रात देर गई की जो मीटिंग है वो कामयाबी के साथ हमकिनार हुई है। जी बिल्कुल, ये गोल्डन कार्ड जो बेनिफिशरीज है उनके लिए एक बड़ी खबर है, उन्हें राहत की सांस पहुंची है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर्स है उन्हें एश्योर किया गया है कि उनकी जो भी वाजिबुल अदा रकम है वो जल्द अज जल्द उन्हें वागुजार की जाएगी। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के साथ डायलिसिस सेंटर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो गोल्डन कार्ड के अंडर एम्पैनल किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके साथ एक मुज़ाकरात हुई, एक हाई लेवल मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे जो मुतल्लिका अफसरान थे, और इसमें एसोसिएशन के सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत कई अहम जो एसोसिएशन के नुमाइंदे वो भी मौजूद थे। और इसमें चीफ सेक्रेटरी ने ये यकीन दिलाया कि जो भी रकम इन हॉस्पिटल्स की वाजिबुल अदा है वो जल्द अज जल्द जो है वो उन्हें वागुजार की जाएगी, ताहम उन्हें
हॉस्पिटल्स को ये कहा गया, डायलिसिस सेंटर्स के नुमाइंदों को कहा गया कि वो अपनी जो सर्विस है वो बहाल करे। और इस एश्योरेंस के बाद ही एसोसिएशन ने ऐलान किया कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर गोल्डन कार्ड जो है वो उसकी बहाली होगी। और ये उन हॉस्पिटल्स या उन डायलिसिस सेंटर्स के मरीजों के लिए खुशखबरी है जो इस गोल्डन कार्ड के अंदर अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से कई महीनों से ये खिदमात मुअत्तल हुई थी फंड्स की वजह से, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी खिदमात हाई कोर्ट डायरेक्शंस के बावजूद भी मुअत्तल की थी। लेकिन अब ये एक बड़ी खबर है और राहत की सांस है मरीजों के लिए कि बाज़ाब्ता तौर पर आज से तमाम जो डायलिसिस सेंटर्स है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जो गोल्डन कार्ड या आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने एम्पैनल किए हैं, वो इस कार्ड को बाज़ाब्ता तौर पर अब बहाल कर रहे हैं, सर्विस को रिज्यूम कर रहे हैं। और जो भी पेशेंट्स अभी तक, खासकर जो डायलिसिस पेशेंट्स काफ़ी परेशान थे, मुसलसल उनका एहतजाज भी था और हमने भी गुलिस्तान पे मुसलसल इस खबर को चलाया, जिसकी वजह से हुकाम भी अब हरकत में आई और ये मामला जो है अब हल तलब की अच्छा तरफ जा रहा है। इमरान ये बताइएगा, ये जो वाजिबुल अदा रकम थी जो इफ्को टोक्यो ने देनी है एज पर द एग्रीमेंट, लेकिन अब उस रकम का क्या होगा? क्योंकि इफ्को टोक्यो लगातार ये कह रही है कि वो इससे हाथ खींच चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट तक चली जाएंगी इस मामले में। तो ये जो वाजिबुल अदा रकम है ये कहां पर और किसने देनी होगी? देखिए, पहली बात ये कि इफ्को टोक्यो कंपनी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती है और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट गई है, बल्कि जो मामला स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से हाई कोर्ट में या फिर एसोसिएशन की तरफ से हाई कोर्ट में ये कहा गया है उनके खिलाफ जो अपील की गई, तो इस सिलसिले में हाई कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई और इफ्को टोक्यो कंपनी को हिदायत दी गई कि मफाद आमा के तनाजुर में इस सर्विस को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए और जो आपसी मामला है उसे हल करें, लेकिन मरीज या जो लोग हैं उसे उन्हें सफ़र ना होने दे। लेकिन उसके बाद इफ्को टोक्यो कंपनी ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जो है वो चले गए हैं और अभी वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में मामला है। लेकिन 11 सितंबर को हाई कोर्ट की तरफ से दोबारा हिदायत दी गई, एक और हिदायत जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को दी गई कि मुफाद आमा में इस सर्विस को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। और इस तनाजुर में अब एसोसिएशन गवर्नमेंट से मिली है, हेल्थ सेक्रेटरी से मिली है और जिसके बाद उन्हें एश्योर किया कि इनका जो मामला है वो हल किया जाएगा। जहाँ तक इस वाजिबुल अदा रकम का ताल्लुक है, क्योंकि ये 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम है, 150 करोड़ रकम लगभग है, इससे भी ज़्यादा, लेकिन इस सिलसिले में चूंकि अब मामला हाई कोर्ट तक भी चला गया है, अब हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच पर भी चला गया है। दूसरी जानिब हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद इफ्को टोक्यो कंपनी ने हिदायत को फॉलो नहीं किया है, उन्होंने सर्विस मुअत्तल की है। लेकिन चूंकि कुल मिला के इसमें एक पेशेंट ही सफ़र कर रहा है, इसमें यहाँ हॉस्पिटल्स भी सफ़र करें क्योंकि उन्हें रकम नहीं मिल रही है। लेकिन अब जो हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को हिदायत दी है अस्पतालों को, डायलिसिस सेंटर्स को या फिर यहाँ की इंतजामिया को, खासकर इंतजामिया को हिदायत दी है, तो इस हाई कोर्ट की हिदायत के बाद सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता रोज एसोसिएशन को यकीन दिलाया कि जो भी वाजिबुल अदा रकम है वो फिलफोर जो है वागुजार की जाएगी। इस पे गवर्नमेंट संजीदा है। मरीजों को चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वाजिबुल अदा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन मरीजों और बीमार और तीमारदारों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर कि गोल्डन कार्ड का इतलाक आज से दोबारा शुरू हो गया है और जिन प्राइवेट अस्पतालों ने, एम्पैनल्ड अस्पतालों ने इसे सस्पेंड करने की बात रखी थी, उन्होंने कल हुकूमती इदारों के साथ मुज़ाकरात किए हैं, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि मुज़ाकरात कामयाबी के साथ हमकिनार हुए और इंतजामिया के एश्योरेंस के बाद प्राइवेट अस्पताल ने दोबारा से इस सर्विस को बहाल करने की बात कही। हज़ारों लोग जो डायलिसिस सेंटर्स के अंदर थे उनके लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से, और जो कीमोथेरेपी करवा रहे हैं उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार वो परेशान थे कि अब आगे होगा क्या। लेकिन एक राहत की खबर कि कल आबिद रशीद शाह जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनके और प्राइवेट अस्पताल के बीच मुज़ाकरात हुए हैं जो कामयाबी के साथ हमकिनार हो गए और फिलहाल आज से सेहत कार्ड, गोल्डन कार्ड दोबारा से काबिल इस्तेमाल होगा। ये तो थी बात जनाब सेहत कार्ड की, लेकिन जरा बात
उस तारीखी जलसे की भी करते हैं जो तकरीबन 40 साल के बाद दोहराया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल सज चुकी है और 40 साल के वक्फे के बाद कोई वजीर आजम डोडा के अंदर जाकर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहा है। वजीर आजम का दौरा आज है जी, डोडा का दौरा आज है और इतलात और खबरों के मुताबिक एक बड़े अवामी इज्तिमा से आज वो खिताब करने जा रहे हैं और तकरीबन 40 साल के वक्फे के बाद वजीर आजम का जलसा, इंतखाबी जलसा डोडा के अंदर होने जा रहा है। न सिर्फ आज डोडा के अंदर वजीर आजम रहेंगे बल्कि कटरा, जम्मू और कठुआ के अंदर 19 से 26 तारीख के दरमियान दोबारा से जलसे होंगे। जहां श्रीनगर की बात करें तो 19 तारीख कटरा और श्रीनगर का जलसा जो है वो 19 तारीख को है और जम्मू और कठुआ को शायद 26 तारीख को। लेकिन फिलहाल आज का जलसा इंतहाई अहम है, जहां पर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि हजारों की तादाद में डोडा, किश्तवाड़ से लोग यहां पर वजीर आजम को सुनने आएंगे, क्योंकि यह पहला अवामी जलसा होगा वजीर आजम का जो बहैसियती इंतखाबी दंगल के यहाँ पर लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से 10 साल के वक्फे के बाद, जब से 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ और उससे पहले जो सूरत हाल थी, उसके बाद ये पहला जलसा होगा वजीर आजम का डोडा के अंदर बहैसियती उम्मीदवारों की कैंपेनिंग के। और तारीख ये बता रही है कि 40 साल के वक्फे के बाद इस तरीके की सूरत हाल हो रही है, जहां वजीर आजम साहब के 3 बड़े जलसे हो रहे हैं। आज डोडा के अंदर है, 19 और 26 तारीख को दोबारा आएंगे। वहीं पर वजीर दाखिला अमित शाह किश्तवाड़ के अंदर 16 सितंबर को रहेंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात है कि 16 तारीख को, आज 14 तारीख है, 16 तारीख को वजीर दाखिला साहब मौजूद रहेंगे किश्तवाड़ के अंदर, जहां पर बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। और इसके साथ साथ कौमी सदर और मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा का भी दौरा मुतवक्का है। बहरहाल आज की बात करें तो वजीर आजम आज एक बड़े अवामी इज्तिमा से डोडा के अंदर खिताब करने जा रहे हैं, जिसमें ये इतलात और ख़बर हमारे पास है कि इस दौरे के बाद श्रीनगर श्री माता वैष्णो देवी 19 तारीख को होगा, यानी जो असम्बली हल्के हैं, और फिर जम्मू और कठुआ का दौरा जो है वो 26 तारीख को होगा। यानी 19 और 26 तारीख भी वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर है और बड़े अवामी इज्तिमात यहाँ पर मुनक्किद किए जा रहे हैं। वजीर आजम आज जब डोडा के अंदर थोड़ी देर में पहुँचेंगे तो 8 उम्मीदवारों के हक में अवाम से वोट मांगने की अपील करेंगे। बीजेपी की तरफ से डोडा के अंदर जो इस वक्त मरकजी वजीर भी है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और दीगर लीडर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उम्मीदवार GS राणा, शक्ति परिहार, दिलीप परिहार और उसके साथ साथ सुनील शर्मा, शगुन परिहार, तारिक कीन, ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके हक में आज वजीर आजम अवाम के सामने वोट मांगेंगे और ये साफ कर देंगे कि 10 साल बेमिसाल किस तरीके से और जम्मू कश्मीर के तई किस तरीके से वो हालात वाक़ात को देखते हैं। अहम और बड़ी रैली आज डोडा के अंदर होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां लगभग मुकम्मल कर दी गई हैं। जहां आज वजीर आजम का दौरा है, वहीं पर वजीर दाखिला 2 बैक टू बैक रैलियां करेंगे। किश्तवाड़ ज़िले के अंदर 16 तारीख को एक किश्तवाड़ के अंदर होगी, एक पाडर नागसैनी के अंदर होंगी। 2 अलग अलग रैलियां 16 तारीख को भी होगी और यहाँ पर एक नए अंदाज में बीजेपी कम अप और टेक ओवर करने की कोशिश में है। और तकरीबन 40 साल का वक्फा है जब वजीर आजम एक बार फिर डोडा के अंदर होंगे। इससे पहले 40 साल पहले इसी तरीके का इंतखाबी दंगल था जब इस इलाके के अंदर उस वक्त के वजीर आजम आए थे और उन्होंने वोट मांगा था इंतखाबी दंगल के अंदर। फिलहाल सीधे हम डोडा चलेंगे, जहां से वसीम गत्तू हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले सिक्योरिटी सिनेरियो बताइएगा किस तरीके का है, क्योंकि VVIP मोमेंट है और इस VVIP मोमेंट के बीच आज का दिन किस तरीके से गुजर सकता है? बिल्कुल, देखिए पहली दफा जिस तरह से जहां पे नरेंद्र मोदी जी जिला डोडा के अंदर आ रहे हैं, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी जो है तैनात कर दी गई। हालांकि किश्तवाड़ के अंदर जो इनकाउंटर जारी है उसके हवाले से हम बात करें तो लगातार यहाँ पे देख रहे हैं कि हर 4 कदम की दूरी पे है सिक्योरिटी को तैनात जी जो है देखा जा रहा है और एयरफोर्स भी इस वक्त जो है काम करती हुई नजर आ रही है। हमारे ऊपर से आप देख रहे हैं किस तरह से एयरफोर्स भी यानी कि जो चॉपर है वो भी नजर रखा हुआ है और उसके बाद वो खिताब करेंगे अपने जो भी कैंडिडेट उसके साथ
जो असेंबली इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं उनके साथ वो एक बड़ा खिताब करेंगे। खिताब में देखना ये होगा कि जिस तरह से लोगों की बड़ी देरना कुछ डिमांडें हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है, और बड़ा मैसेज यहाँ से क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, इस इलाके के अंदर तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। लोगों की तादाद कहा जा रहा था कि 20 से 30 हजार के आसपास हो सकती है। सुबह सुबह क्या हलचल है, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है प्राइम मिनिस्टर के खिताब की, और उससे पहले अभी क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? 12:30 बजे का टाइमिंग रखी गई है, और अगर मैं आप लोगों की जहां तक बात कर रहे हैं मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा अब अलग अलग एरियाज में देखने को मिल रहा है, तो सिपोर्ट स्टेम डोडा की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो देखना होगा जहां पे किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा हजारों की तादाद में जहां पे लोग देखने को आज मिलेंगे, क्योंकि किश्तवाड़ से भी लोग आ रहे हैं, रामबन से भी, भद्रवाह से जी। उसी चीज के इंतजार में है कब वो यहाँ पे पहुंचेंगे और मैसेज उनकी तरफ से क्या बड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम डोडा से हमारे साथ रहने के लिए। तो वज़ीर आज़म की रैली होगी, खिताब होगा, ज़रूर आप तक दोबारा तफसीलात पहुँचेंगी। फिलहाल इतलात यह है कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचेंगे उससे पहले सिक्योरिटी, पूरा खिता सिक्योरिटी के एतबार से अलर्ट पर है। ऑपरेशंस भी, तलाशी कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ मकामात पर चल रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वापस आएंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियाँ न सिर्फ टरल के इस तरफ बल्कि उस तरफ भी कश्मीर खिते के अंदर भी है। मुख्तलिफ इलाकों से कुछ पार्टियाँ जिनके लिए अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन इंतखाबी तशहीर, गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा हम मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देख रहे हैं। और ये भी बताएंगे कि पहले मरले में 225, दूसरे मरले में 250 से ज़्यादा, और इस तीसरे मरले में जहां पर 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी, कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे जिनकी किस्मत का फैसला लाखों लोग करेंगे। डिटेल्स ब्रेक के उस पार।